वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड में हमने अभी तक यूनिट थर्ड का नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के अधीन गति। तो उसमें हमने अभी केंद्रीय बल क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी ले ली, उससे संबंधित हमने इक्वेशंस वगैरह स्टडी कर ली और हमने केपलर के नियमों का अध्ययन कर लिया था। साथ ही हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसका अध्ययन भी हमने यहाँ पे कर लिया था। अब हम आगे इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड हम किसको कहते हैं? अगर कोई कण बैठा है तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर अगर कोई और कण आता है तो उसको इस कण के कारण कोई बल महसूस होता है, वो क्षेत्र जो है वो उस कण का क्षेत्र कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो फील्ड जनरेट होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा कहलाता है। तो हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्व क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के कण पर जितना बल कार्य करता है उसे बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास kept at a point in the gravitational field. That is defined as intensity of gravitational field. यहाँ पर हमने एक चीज यहाँ सपोज की हुई है, जो एकांक द्रव्यमान है उसका खुद का भी तो गुरुत्वीय क्षेत्र हो सकता है, लेकिन एकांक द्रव्यमान का हमने सरलता के लिए मान लिया कि कोई गुरुत्वीय क्षेत्र कोई उत्पन्न नहीं होता। तो अगर हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएं तो वो हमारा क्या होता है? F बराबर -gm1m2/r²। तो उसके आधार पर पहला जो द्रव्यमान हमने लिया है वो m द्रव्यमान ले लिया, दूसरा हमने एकांक द्रव्यमान लिया, उसको हमने 1 लिख दिया, और उन दोनों के मध्य मान लो m द्रव्यमान से जो दो एकांक द्रव्यमान है वो r दूरी पर स्थित है, तो हमने उसको r² लिख दिया। तो इस आधार पर ये सॉल्व होके हो जाएगा -gm/r²। ये जो -gm/r² जो बल आपने निकाला है वही विद्युत क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, और इसको हम Eg से गुरुत्वाकर्षण के लिए G से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा एक सदिश राशि वेक्टर राशि होती है। इसी प्रकार हम एक दूसरी चीज और डिफाइन करेंगे, वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव बड़ा ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक द्रव्यमान के कण की अनंत से उस बिंदु तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया जाता है। It is equal to gravitational potential at a point in the gravitational field is equal to that work done in bringing a particle of unit mass from infinity to that point in the gravitational field. तो किसी कण को अगर जिसका द्रव्यमान एकांक है और वो अनंत पे बैठा हुआ है, अनंत से हमने उसको उठाकर गुरुत्वाकर्षण फील्ड जो हमारा बना हुआ है उसमें हम किसी निश्चित बिंदु पर लाकर रखते हैं, तो हमारे को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और अगर हम उसको अदर वर्ड्स में डिफाइन करें तो वो क्या है? किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव
उस बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा को कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। ये भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा वर्क डन है, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। एम द्रव्यमान के कण से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी जी अपॉन डी आर, है ना, इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस साइन ये सारी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया था, वो किसके बराबर है, ई जी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई जी बराबर माइनस डी वी जी अपॉन डी आर। ये ई जी और वी जी के बीच में रिलेशन हो गई, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव के बीच का संबंध हो गया। हम इसको माइनस डी वी बाई डी आर, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेड के फॉर्म में, तो ई जी बराबर माइनस ग्रेड वी जी हो गया। तो ये इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात परिमित दूरी के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये नेगेटिव होती है उसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो केस इसके अंदर करेंगे इस चैप्टर में। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल निकालेंगे, एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय विभव का मान निकालेंगे। तो हम स्फेरिकल शेल ले रहे हैं। स्फेरिकल शेल में क्या होगा, केवल एक बाहर का खोल होता है, अंदर से एम्प्टी है और बाहर भी कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई स्फेरिकल शेल है, उसके कारण किसी कण पर अगर किसी बिंदु पर कोई कण बैठा हुआ है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगेगा और उसकी तीव्रता कितनी होगी, ये हम पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम 3 केसेस स्टडी करेंगे। एक बार जब कण शेल से बाहर बैठा हुआ है, एक बार कण जब शेल के ऊपर बैठा हुआ है, और तीसरा केस हम लेंगे जब शेल के अंदर कण स्थित है। तो हाँ, ऐसे करके हम तीनों केसेस को अध्ययन करेंगे। तीनों केसेस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू शेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विभव का मान। तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक गोलीय कोश मान लिया, ये एक गोलीय कोश है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर ले ली, और उसका जो केंद्र बिंदु है वो ओ है, और उस केंद्र बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जहां पर हमारा कण बैठा है, और इस बिंदु पर हमें विभव का मान, गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है, ठीक है। और हमने एक चीज और मान ली, जो ये कोश है इसका एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान जो है वो सिग्मा माना हुआ है, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन देखिए, ये गोलीय कोश हो गए, इसके लिए हमने पी बिंदु से एक यहाँ पर जोड़ दिया इसको। तो ये दूरी ओ से ए तक की दूरी वो आर होगी, कैपिटल आर होगी क्योंकि त्रिज्या है, और पी से ए तक की दूरी हमने एक्स मान ली है। एम जो है वो यहाँ इस बिंदु को हमने एम नाम दिया है। अच्छा, ए के पास ही एक बहुत नज़दीक हमने एक डी बिंदु माना है, जिन दोनों के बीच में जो एंगल है वो डी थीटा है, और इस ए एंगल का जो स्ट्रेट लाइन के साथ जो कोण है वो थीटा है। तो डी और ए दोनों से हम एक रिंग फॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल देखें तो ये एक रिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये कुछ हमने कंस्ट्रक्शन वर्क मान लिया। तो गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करने के लिए हम कोश को अत्यंत अल्प मोटाई के वृत्तीय विलों में
विभाजित करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, वो जो आपका स्फेरिकल शेल है, हम उसको ये मानते हैं कि वो जो स्फेरिकल शेल है बहुत सारी रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स से मिलकर बना हुआ है, और वो सर्कुलर रिंग्स जो हमने ली हैं उनकी मोटाई बहुत कम है। तो ये जो चित्र में ABCD हमने दिखाया है वो एक रिंग है जिसकी मोटाई हमारी बहुत कम है। तो ये वेलर ले ली, इसकी त्रिज्या हमने, क्योंकि बहुत थिकनेस बहुत छोटी है उसकी, तो हमने उसकी त्रिज्या करीब करीब R ही मान ली, और उसकी जो मोटाई है वो AD मान ली है। ये जो मोटाई है वो AD है, और उसकी त्रिज्या जो है वो OA ही हो जाएगी। और हमने क्या मान लिया, AOP जो है या AOQ मान ले, वो हमारा थीटा है, और DOA जो है वो D थीटा है, और AP हमने अज्यूम कर लिया x है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अज्यूम कर ली। तो अब हम इसके सबसे पहले वलय की त्रिज्या निकालते। तो वलय की त्रिज्या क्या होगी, अब देखो ये रिंग है ना, तो रिंग में ये जो बिंदु है वो आपका है Q, और ये बिंदु जो है वो आपका हो गया A। तो त्रिज्या निकालनी है तो Q और A के बीच का निकालना पड़ेगा, तो QA निकालना है हमारे को। तो QA अगर हम देखें तो QA कैसे निकालेंगे, अगर हम QA निकालना चाहते हैं तो हम इस ट्राइंगल की मदद से निकालेंगे, है ना। ये R है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R sin थीटा हो जाएगा। तो हमारे वलय की जो त्रिज्या है वो R sin थीटा हो गई। ऐसे ही अगर हमारे को इसकी मोटाई निकालनी है, DA निकालनी है, तो ये एंगल हो गया D थीटा, और ये रेडियस जो है वो R है। हमें मालूम है आर्क जो होता है, चाप जो कोण होता है वो चाप बटा त्रिज्या होता है। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण यहाँ पे कितना है D थीटा, और त्रिज्या कितनी है R, है ना। यानी रेडियस आपका, ये जो आर्क है, एंगल की जो डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो अगर आपको आर्क निकालना है तो इट विल बी एंगल इनटू रेडियस। यहाँ पर एंगल तो है आपका D थीटा और रेडियस है R, तो इससे आपका DA निकल जाएगा। DA कितना आ गया, RD थीटा आ गया। अब हमने जो मैथ्स है उसमें पढ़ रखा है, जो एरिया ऑफ रिंग होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा परिधि इंटू मोटाई होता है, यानी सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस होता है। अब सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, लेकिन r जो है यहाँ पर त्रिज्या वो QA के बराबर है, तो 2πQA और a इंटू AD हो गया। अब हमने इसको QA की जगह तो लिख दिया R sin थीटा, और AD की जगह लिख दिया RD थीटा। इसको थोड़े को इकट्ठा कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, 2πr² sin थीटा D थीटा। अच्छा, अब हमारा जो इस रिंग का जो मास है वो निकालना है। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट एरिया हमने माना था सिग्मा, और हमारा जो एरिया ऑफ रिंग है वो है 2πr² sin थीटा D थीटा। तो एरिया मास ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, वलय का द्रव्यमान क्या होगा, क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान को गुणा कर देना। दोनों को गुणा कर देते हैं तो आपके पास dm का मान आ गया 2πr² सिग्मा साइन थीटा D थीटा। अब हम ये सारी चीजें करने के बाद हम गुरुत्वीय विभव का मान निकाला। अब गुरुत्वीय विभव का तो फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, हम क्योंकि बिंदु P पर केवल एक रिंग के कारण निकाल रहे हैं तो उस विभव को हम स्मॉल विभव मान लेते हैं, dv के बराबर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। वो फॉर्मूला क्या होगा, -gm/r, है ना। ये था जहां पर m मास होना चाहिए और r उसकी दूरी होनी चाहिए। तो m मास मतलब मास ऑफ रिंग, वलय का द्रव्यमान, ठीक है, और दूरी क्या है, वलय की दूरी होनी चाहिए उस बिंदु से, तो वो हमने x मानी हुई है। तो वलय का द्रव्यमान हम लिख चुके हैं और x हम लिख देते हैं। तो ये हमारा केवल ये जो हमने ABCD रिंग मानी थी उसके कारण हमने बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव का मान निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे,
इसके लिए हम कोज्या का नियम काम में लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है। तो कॉस थीटा हमारा कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अगर हम इसमें दोनों तरफ अवकलन करें, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कोज्या का नियम है जिसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो आर और स्मॉल आर ये दोनों तो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, ये जीरो हो जाएंगे। और इसका होगा, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है, ये -2x dx हो जाएगा और डिनोमिनेटर ऐसे ही रह जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम साइन थीटा डी थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि अभी हमने जो गुरुत्वीय विभव का मान निकाला था उसमें साइन थीटा डी थीटा आ रहा था। इसका मान अब हम रख देते हैं, तो ये रख दिया हमने और अब इसको सिंप्लीफाई करा, तो इसको dv का मान अल्टीमेटली आपके पास आ गया -g2πr सिग्मा dx अपॉन r। अब ये तो वलय एक वलय हमने मानी है। अब आपने यहां से लेकर यहां तक बहुत सारी वलय होती चली जाएंगी आपकी, है ना। तो बहुत सारी वलय का अगर विभव निकालना है इस बिंदु पे, तो उन सब का इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन हम करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जो हमने v का मान अभी निकाला है। तो इसके लिए हमारा जो x का मान है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक बदलेगा। सबसे छोटा मान तो हमारा होगा mp, ये देखो डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे छोटा मान तो वलय का यहाँ पर होगा, मतलब ये जो x का मान है ये लगातार बदल रहा है, तो x का मान सबसे कम तो यहाँ होगा और सबसे अधिकतम यहाँ होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा r का मान यहाँ से यहाँ तक है, x का मान कितना हो जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और यहाँ पर कितना हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो हमारी इंटीग्रेशन की जो दो लिमिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, r माइनस आर से r प्लस आर तक। हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर dx का इंटीग्रेशन x होगा। लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आता है -g4πr² सिग्मा अपॉन स्मॉल r। अब 4πr² सिग्मा ये क्या है, ये तो कोश का द्रव्यमान है। 4πr² टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 4πr² होता है और सिग्मा उसका प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। तो ये तो कुल द्रव्यमान आ गया, तो इसको मैं कैपिटल M लिख देती हूँ। तो मेरे पास v का मान p बिंदु पर कितना आ गया -gm अपॉन स्मॉल r, यानी गुरुत्वीय विभव का मान जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और द्रव्यमान के हमारे अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार समीकरण 3 से गुरुत्वीय विभव का मान उतना ही होता है जितना कि बिंदु O पर रखे m द्रव्यमान के कारण होता है। इस प्रकार कोश का द्रव्यमान ऐसे व्यवहार करता है कि कोश में वितरित नहीं कर सके, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। यदि बिंदु अनंत पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा और यह मान अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने किसका निकाला, अगर बिंदु गोलीय कोश के बाहर है। अब हम निकालते हैं यदि हमारा जो कण है P बिंदु है उसको यदि हम सरका के इस जगह पर लिया है, सतह पर लिया है, तो सतह पर लाएंगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये जो x की जो दूरी है वो हमारी कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो इसको हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो विभव का मान है वो -gm अपॉन r है, इसकी जगह कैपिटल R हो जाएगा। तो हमारा सिंपली v सतह पर जो मान है, सरफेस पे मान है, वो हो जाएगा -gm अपॉन r। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करना चाहे पूर्व की भांति ही, तो यहाँ पर लिमिट्स हमारी बदल जाती हैं, 0 से लेकर 2r तक लिमिट्स हो जाती हैं और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा हमारा -gm अपॉन r ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने सतह पर विभव का मान भी निकाल लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर बिंदु P जो है वो अंदर स्थित है, यहाँ पर कहीं पर स्थित है, तो हम विभव कैसे निकालें। तो इसके लिए हमने पहले P बिंदु को यहाँ मान लिया और ये दूरी r है।
और पूर्व की भांति ही हमने विलय ले ली। तो अब इस वलय के कारण हमारे को जो बिंदु P पर विभव का मान है वो ये होता है, पहले से ही हम निकाल चुके हैं, -gm2πr(σ)/r(r)(dx), ये हम निकाल चुके हैं। अब इसके अंदर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसमें लिमिट्स लगाई थी, लेकिन अब यहाँ पर लिमिट्स जो हैं वो हमारी बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मिनिमम लिमिट्स हैं वो क्या होगी, इसमें जो मिनिमम लिमिट है भाई, बिंदु P यहाँ या तो सतह पर होगा या बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। तो उसकी लिमिट क्या हो सकती है, r-r से लेकर r+r के बीच में लिमिट्स हो सकती है। अब यहाँ ध्यान रखिए, कैपिटल R-r हो जाएगा और कैपिटल R+r हो जाएगा। तो हम लिमिट्स लगा देते हैं और वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो लिमिट्स लगाने के बाद सॉल्व करने पर हमें g का मान जो है वो ये प्राप्त होता है, -g×4πr(σ). अगर हम r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4πr² तो कैपिटल M बन जाएगा और डिनोमिनेटर में r आ जाएगा। तो ये V आंतरिक जो है, जो इंटरनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसका मान -gm/r आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि सतह पर भी -gm/r था और अंदर किसी भी बिंदु पर कहीं भी हो, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, ये तो सब कांस्टेंट टर्म हो गई। इसका मतलब अंदर किसी भी बिंदु पर जो गुरुत्वीय विभव का मान है वो नियत रहता है, r पर निर्भर नहीं करता। तो सतह तक तो v का मान कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद वो दूरी के साथ बदलता चला जाता है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारा ये स्फेरिकल शेल है जिसकी त्रिज्या ये है और इसको हम डॉट से यहाँ पर नीचे कर देते हैं, तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट हो गया, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से अगर हम बनाए तो v का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक तो -gm/r ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो गोलीय कोश से दूर जाना शुरू होता है तो उसका जो मान है वो -gm/r कुछ इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में चेंज होता चला जाता है दोनों ही साइड में। तो कुछ इस तरीके से गुरुत्वीय विभव का मान r के साथ जो वेरिएशन है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हमने अभी इसके अंदर क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई गोलीय कोश है, गोलीय कोश में खास बात ये है कि अंदर भी कुछ द्रव्यमान नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, केवल एक कोश है। उसके कारण गुरुत्वीय विभव का मान किसी भी बिंदु पर कितना होता है इसका हमने अध्ययन कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अध्ययन करेंगे कि अगर आपके पास ठोस गोला है तो उसके कारण किसी बिंदु P पर उसका गुरुत्वीय विभव किसी बिंदु P पर कितना होगा, अगर वो बिंदु बाहर स्थित है या गोले के सतह पर स्थित है या अंदर स्थित है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।